कभी सोचा है कि हमारी आंखों से परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो सूक्ष्म जीवों से खचाखच भरी है। और ये सिर्फ मौजूद नहीं है, असल में यही हमारे ग्रह को चलाते हैं। आज हम इन्हीं अदृश्य शासकों यानी बैक्टीरिया और वायरस के जेनेटिक रहस्यों के सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। 5 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, पता ये क्या है? ये धरती पर मौजूद बैक्टीरिया की अंदाजन संख्या है। मतलब अगर आप ब्रह्मांड के हर तारे की जगह एक बैक्टीरिया रख दें, तब भी आप इस नंबर के आसपास नहीं पहुंचेंगे। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम असल में एक बैक्टीरिया की दुनिया में जी रहे हैं। और हाँ, ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये अरबों सालों से यहाँ हैं और इन्होंने जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए कुछ बहुत ही कमाल के तरीके खोज निकाले हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनका अपना एक तरह का सोशल नेटवर्क है जो उन्हें जानकारी शेयर करने और अविश्वसनीय तेजी से विकसित होने में मदद करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पृथ्वी के अदृश्य शासक। आइए देखते हैं कि ये छोटी सी दुनिया हम पर कितना बड़ा असर डालती है और कैसे ये अरबों सालों से हमारे ग्रह की शक्ल बदल रही है। जरा सोचिए, बैक्टीरिया लगभग 3.5 अरब साल पहले विकसित हुए थे। इंसानों जैसे जटिल जीवों से तो अरबों साल पहले। वे उबलते हुए झरनों से लेकर अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के नीचे तक हर जगह, हर माहौल में मिलते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक आम इंसान के शरीर में हमारी अपनी कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं। हम खुद एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीव इतनी जल्दी किसी भी माहौल में ढल कैसे जाते हैं? इसका जवाब उनके जेनेटिक सीक्रेट्स में छिपा है। चलिए उस ऐतिहासिक खोज की बात करते हैं जिसने बैक्टीरिया की जेनेटिक्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1946। जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने एक बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के 2 अलग-अलग स्ट्रेन लिए। दोनों में कुछ जरूरी पोषक तत्व बनाने की कमी थी। मतलब अकेले अकेले वो एक साधारण से मीडियम पे जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन जब उन्हें मिलाया गया तो कुछ कमाल का हुआ। नई कॉलोनियां उगाईं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थीं। इसका एक ही मतलब हो सकता था, किसी न किसी तरह इन बैक्टीरिया ने आपस में जेनेटिक जानकारी की अदला बदली की थी। ठीक है, लैडरबर्ग और टैटम के एक्सपेरिमेंट ने यह तो साबित कर दिया कि जीन्स का लेन देन हुआ था, पर यह नहीं बताया कि हुआ कैसे। क्या वो अपने जीन्स को आसपास के माहौल में छोड़ रहे थे या कुछ और ही चल रहा था? इसने एक नए और बहुत जरूरी सवाल को जन्म दिया। इस सवाल का जवाब बर्नार्ड डेविस ने दिया। उन्होंने एक यू शेप की ट्यूब ली जिसके बीच में एक ऐसा फिल्टर लगा था जिससे लिक्विड तो आर पार जा सकता था, पर बैक्टीरिया नहीं। और जब दोनों स्ट्रेन्स को एक दूसरे को छूने से रोका गया तो कोई जेनेटिक अदला बदली नहीं हुई। ये एक जबरदस्त सुराग था। जानकारी शेयर करने के लिए बैक्टीरिया का एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी था। और इस प्रोसेस का एक नाम है कॉन्जुगेशन। असल में यही है बैक्टीरिया का वो सीक्रेट सोशल नेटवर्क। और यही नेटवर्क हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इसी के जरिए वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे खतरनाक गुण एक दूसरे में बहुत तेजी से फैलाते हैं। अच्छा, अब बैक्टीरिया की दुनिया से निकलकर वायरस की दुनिया में चलते हैं। ये जेनेटिक दुनिया के असली हाईजैकर्स हैं। टेक्निकली तो ये जिंदा भी नहीं है, पर इनके पास एक खतरनाक स्ट्रैटेजी है। कोशिकाओं पर कब्जा करो और उन्हें अपनी कॉपी बनाने वाली फैक्ट्रियों में बदल दो। इस खेल के मास्टर है रेट्रोवायरस। देखिए, आमतौर पर जेनेटिक जानकारी डीएनए से आरएनए की तरफ बहती है, लेकिन रेट्रोवायरस इस नियम को ही पलट देते हैं। वे अपने साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक खास एंजाइम लेकर चलते हैं, जो एक तरह की जेनेटिक कॉपी पेस्ट मशीन है, बस ये उल्टी दिशा में काम करती है। ये उनके आरएनए कोड को वापस डीएनए में बदल देती हैं। तो ये काम ऐसे करता है, रेट्रोवायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है, अपना आरएनए और वो खास एंजाइम अंदर डाल देता है। फिर वो एंजाइम वायरल आरएनए से डीएनए बनाता है। ये नया डीएनए हमारे अपने क्रोमोसोम में जाकर जुड़ जाता है, जहां ये एक प्रो वायरस बनकर छिप सकता है। अब जब भी हमारी कोशिका अपने जीन्स को पढ़ती है तो वो अनजाने में और ज्यादा वायरस बना रही होती है। ये सचमुच एक जेनेटिक हाईजैकिंग है। और इसका सबसे जाना माना और दुखद उदाहरण है एचआईवी, जो एड्स की वजह बनता है। ये एक रेट्रोवायरस है जो चिंपैंजी में पाए जाने वाले एक वायरस एसआईवी से इंसानों में आया। इस एक जेनेटिक छलांग का नतीजा बहुत विनाशकारी रहा है। जब से ये महामारी शुरू हुई है, 7 करोड़ से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हुए हैं और लगभग 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। ये दिखाता है कि इन छोटे से हाईजैकर्स का असल दुनिया पर कितना गहरा असर हो सकता है।
लेकिन वायरस एक जगह रुके नहीं रहते, वो लगातार बदल रहे हैं। और ये इवोल्यूशन की एक कभी ना खत्म होने वाली हथियारों की दौड़ है जो नई महामारियों का खतरा पैदा करती है। चलिए इन्फ्लुएंजा वायरस के उदाहरण से समझते हैं कि ये होता कैसे है। H1N1 या S3N2 जैसे फ्लू स्ट्रेन के नाम तो सुने ही होंगे, राइट? ये नाम असल में वायरस की सतह पर मौजूद दो खास प्रोटीन्स को बताते हैं, हेमग्लूटिनिन यानी H और न्यूरोमिनिडेज यानी N। इन्हीं प्रोटीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से फ्लू के अलग अलग सबटाइप्स बनते हैं। तो ये नए और कभी-कभी जानलेवा फ्लू स्ट्रेन आते कहां से हैं? जवाब छिपा है पुनर्संयोजन या रीएसॉर्टमेंट नाम की एक प्रक्रिया में। इसे वायरल जीन्स का एक कॉकटेल समझिए, जहां अलग-अलग वायरस के हिस्से मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। अब इस स्लाइड में जो दिखाया गया है वो वाकई दिलचस्प है। कल्पना कीजिए कि एक सूअर को एक ही समय में पक्षियों वाला फ्लू, सूअरों वाला फ्लू और इंसानों वाला फ्लू तीनों हो जाते हैं। उस एक ही कोशिका के अंदर इन सभी अलग-अलग वायरस की जीन्स आपस में मिल जाते हैं, और जब नए वायरस बनते हैं तो वो जीन्स का एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। 2009 का H1N1 स्वाइन फ्लू ठीक इसी तरह से पैदा हुआ था। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब इन छोटी-छोटी जेनेटिक मशीनों को मानव स्वास्थ्य और हमारे समाज से जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो हमने क्या समझा? सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि ये सूक्ष्म दुनिया शांत नहीं है, ये लगातार बहुत तेज़ी से बदल रही है। बैक्टीरिया अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जीन्स शेयर करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलता है। वहीं वायरस हमारी कोशिकाओं को हाईजैक करके और अपने जीन्स को मिलाकर नए खतरे पैदा करते हैं। कुल मिलाकर ये समझना कि वो कैसे काम करते हैं सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, ये हमारे अपने वजूद के लिए ज़रूरी है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। प्रकृति अरबों सालों से जीन्स को काट, जोड़ और बदल रही है। अब जब हम क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी के साथ अपने जीनोम को बदलने की दहलीज पर खड़े हैं, तो हम इन पुराने जेनेटिक इंजीनियरों से क्या सबक सीख सकते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार सवाल है।